मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करूंगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से अगली चीज पे, लीज ऑफ बोरो पे। लीज ऑफ बोरो पे क्विकली बात कर लेते हैं, मेजर गलतियां क्या होती हैं। मुझे आगे वैक पे भी जाना है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे भी जाना है, मर्जर इक्वेशन में भी जाना है, और टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। जी, लीज ऑफ बोरो में बस जल्दी से बता देते हैं कि एक लीज होता है, एक बोरो होता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो ये स्केच बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोरो में जो कैश फ्लोज हैं, ये स्केच देख लें, बस रिवीजन में आसानी हो जाएगी हमें। बोरो में जो कैश फ्लोज होते हैं उसमें लोन और इंटरेस्ट को नहीं लेते हैं। लोन और इंटरेस्ट को नहीं लेते क्योंकि इसका इफेक्ट डिस्काउंट फैक्टर में इनकॉर्पोरेट होता है। ये मैंने ऑलरेडी एक सवाल के थ्रू प्रूव भी किया है, क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, उसमें मैंने प्रूव करा दिया था। डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि एसेट आपने बोरो करके लिया है, तो ये आपकी मलकियत है, आपकी ओनरशिप है। इनिशियल अलाउंस भी आएगा, गेन और लॉस भी आएंगे, ठीक है। फिर एसेट की वैल्यू भी आएगी, स्क्रैप वैल्यू भी आएगी, इंश्योरेंस भी आएगा, मेंटेनेंस भी आएगा। इंश्योरेंस मेंटेनेंस आपको कराना पड़ेगा, मगर लोन और इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा लोन और इंटरेस्ट रेलिवेंट कैश फ्लो नहीं है, बिल्कुल है, मगर उसका इंपैक्ट कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ होता है? आईआरआर में, डिस्काउंट रेट में इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। याद आ रही है बात? अच्छा, रेंटल बड़ा आसान सा होता है जी। रेंटल में रेंटल्स का अमाउंट लेते हैं, टैक्स सेविंग ऑन रेंटल लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल है, रिफंडेबल तो लेंगे, नॉन रिफंडेबल है तो फिर वो नॉन रिफंडेबल पे भी हम बात कर सकते हैं। सही है। डाउन पेमेंट, आपने इनिशियली कोई एडवांस दिया है, बार्गेन परचेज ऑप्शन। ये क्या होता है? व्हाट इज बार्गेन परचेज ऑप्शन? एसेट ट्रांसफर टू लेसी। तो क्या करेगा लेसी? एसेट की लाइफ तो खत्म हो गई, अब क्या करेगा? इस एसेट को लेके क्या करेगा? हाँ, वैक यूज नहीं करते, बताता हूँ वैक क्यों यूज नहीं करते। नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल का मसला नहीं है, इसको छोड़ देंगे, वो तो सिक्योरिटी पर दोनों आएंगे। असल में नॉन रिफंडेबल तो ये है ना, डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट असल में नॉन रिफंडेबल होता है ना, क्या कहते हैं? तो नॉन रिफंडेबल यहाँ कवर हो गया है। फातिमा, क्लियर है आपको बात? अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा था, ये बार्गेन परचेज ऑप्शन में एसेट ट्रांसफर टू लेसी, सही है, इफ बेनिफिशियल फॉर हिम। अगर उसके लिए बेनिफिशियल होगा तो वो ट्रांसफर करेगा, वरना नहीं करेगा, अक्सर होता ही है। तो इसमें फायदा क्या है? एसेट तो खत्म हो गया, एसेट की लाइफ तो खत्म हो गई, एसेट तो बेचारा 5 साल लाइफ गुजार चुका, अब ये लेसी लेके करेगा क्या? इसको क्या फायदा होता है? हाँ, क्यों लेता है ये? क्योंकि इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू होती है तो फिर उसका इन्फ्लो हो जाता है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो इन्फ्लो के तौर पर रिकॉर्ड हो जाती है ना, ठीक है ना, लेसी के लिए इन्फ्लो हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दोनों का डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है इनके लिए? ये अच्छा, ये डिस्काउंट फैक्टर क्योंकि ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आप बोरो को बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैं हेल्प ले रहा हूँ, वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम ज़्यादा राब्ता नहीं रखते। बोरो को हम क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। अच्छा, और लीज को भी हम क्या ट्रीट करते हैं? अगर आप लीज को भी देखें, बैलेंस शीट में कहाँ आता है लीज? इक्विटी में आता है, लाइबिलिटी में आता है। लॉजिक बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लॉजिक नहीं पता होती, तो वो कंफ्यूज रहते हैं फिर। लीज भी कहाँ आता है? लीज में दोनों तरह की लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है और करंट भी होती है, ऐसा ही है। ठीक है ना, करंट पोर्शन और लॉन्ग टर्म पोर्शन में ज्यादा आईएफआरएस की बातें नहीं करूंगा, मेरा डोमेन नहीं है ये। अच्छा, तो मुझे बताएं, इस दो डिसीजन में मुकाबला किसमें है? दो लोगों में मुकाबला है, लीज और बोरो। लीज में और बोरो में मुकाबला है। मुझे बताएं, इस मुकाबले में दोनों तरफ लाइबिलिटी है, यहाँ भी लाइबिलिटी है, यहाँ भी लाइबिलिटी है, तो मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या इसमें इक्विटी की जगह है? क्या इसमें इक्विटी होल्डर्स का कोई रोल है? क्या इसमें इक्विटी का कोई इम्पैक्ट है फाइनेंसिंग में? ये फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है? वैसे मानते हैं, फॉर फाइनेंस एक हमारा टॉपिक है पूरा, कि डेट से भी फाइनेंस होता है, इक्विटी से भी फाइनेंस होता है, मगर अभी फिलहाल जो हम टॉपिक में खड़े हुए हैं, लीज वर्सेस बोरो में, तो ये प्योर फाइनेंसिंग डिसीजन है, जिसमें दोनों तरफ लाइबिलिटी है, उस पार भी लाइबिलिटी है, इस पार भी लाइबिलिटी है। तो चूंकि इसमें इक्विटी नहीं है, तो क्या मैं कहता हूं इसमें के ही नहीं आना चाहिए, के ही नहीं आना चाहिए। अब वैक का मसला क्या है? वैक में दोनों चीजें आती हैं, जिन्होंने वैक तो पढ़ लिया ना आपने, वैक में के ई भी आता है और के डी वन माइनस टी भी आता है, अगला टॉपिक ही वैक है जो रिवाइज करने जाएंगे। तो मुझे बताएं, क्या के ई की एंट्री है? नहीं, ए के ई की एंट्री ममनू है, ममनू ममनू। तो कौन बचा डिस्काउंट फैक्टर? तो वैक भी ममनू हो गया, क्योंकि वैक के अंदर के ई की मिलावट हुई है, तो वैक भी ममनू हो गया, के ई भी ममनू हो गया, तो डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा? वो के डी वन माइनस टी हो जाएगा। अब आप आई कैप के कुछ सोल्यूशन पुराने देखते हैं, अल्लाह माफ करे, तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जो है वैक पे डिस्काउंटिंग किया, मगर अच्छी बात यह है आई कैप सीधी राह पे आ चुका है। लीजो बोरो 2 बार आ चुका है रिसेंट टाइम में, और दोनों बार उसने डिस्काउंट फैक्टर के डी वन माइनस टी लिया है। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? नहीं, अब्दुल खालिक, इतना डिटेल में एग्जामिनर का टाइम नहीं है, वो आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें ज्यादा नहीं पूछेगा।
ठीक है। अच्छा बस अब जल्दी से मैं इस पे बात कर लेता हूँ। एक तो ये बात हो गई है, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर केडी होगा 1 - टी। डायरेक्ट आप चाहो तो आईआरआर, ये मैंने पूरी वर्किंग करके अपने सेशंस में आईआरआर निकाल के दिखाया था। आईआरआर आया था 7.2। ठीक है, ये लेक्चर रेफर कर सकते हैं। तो मैंने एंड में कंक्लूड किया था कि आप शॉर्टकट ही लगा लिया करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगाया करेंगे। डायरेक्ट आप केडी को 1 - टी कर दिया करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा रेंटल में आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस मैं एक बात करता चलूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रेंटल में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेंटल अगर एडवांस में पे हो रहा है, 4 साल की लाइफ है और रेंटल एडवांस में पे हो रहा है, बस ये छोटी सी बात करके मैं आगे बढ़ूंगा। आगे मुझे नहीं। एनुअल रेंटल 8 लाख है, 4 साल का, पेबल एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। तो ये कौन कौन से सालों में पे होगा, जल्दी बता दें मुझे जल्दी से। अगर 8 लाख रुपए मुझे पे करना है 4 सालों में, हर साल 8 लाख रुपए पे करना है और एडवांस में पे करना है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे करना है, तो ये कौन कौन से ईयर में रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा ईयर 0, सही है, ईयर 1, 2 एंड 3। 0, 1, 3 में वो होगा। मगर इसकी टैक्स सेविंग कब आएगी? मगर इसकी टैक्स सेविंग कब आएगी? मगर इसकी टैक्स सेविंग कब आएगी? ईयर 0 की जो टैक्स रिटर्न बनता है, अच्छा टैक्स सेविंग आएगी 1 से 4। और अगर टैक्स एरियर्स में, वैसे तो टैक्स सेविंग आनी चाहिए 1 से 4, वैसे वैसे टैक्स सेविंग आनी चाहिए, मतलब पेमेंट इसकी होगी। यार जल्दी से मैं बात करके आगे बढ़ूं, मुझे ज्यादा इस पर नहीं टाइम लगाना। 0 से 3, ठीक है। टैक्स आएगा इसका 1 से 4। और अगर टैक्स इन एरियर्स है फिर कब आएगा? अगर टैक्स इन एरियर्स है, जैसे सवाल में था 1 एरियर, तो फिर उसके इसमें क्या होगा? 2 से 5। ठीक है जी, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट ये? 2 से 5, 2, 3, 4, 5, ये चीज यहाँ पे हुई भी है ऑलरेडी, इस सोल्यूशन में भी हुई है। ये देखिए, रेंटल 0 से 3 पे आया हुआ है और टैक्स सेविंग जो है वो 2 से 5 पे आई। ठीक है जी। तो खैर ये आई थिंक मेरे ख्याल से, अच्छा एक और बस बात छोटी सी कर दूं कि लेसोर के लिए ये क्या है। एक चीज ध्यान में रहे कि लेसी के लिए ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। ठीक है। तो उसका डिस्काउंट फैक्टर होता है KD 1 - 1। ठीक है ना, वैग नहीं हो सकता, वैग नहीं हो सकता। ठीक है। एन्युटी टेबल की जरूरत नहीं है यार, मैंने कहा ना डायरेक्ट काम कर लेते हैं। और अगर लेसोर का केस है, लेसोर के लिए ये क्या है? लेसोर के लिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि वो लीज पे दे या ना दे। क्या ये उसको सही रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा? क्या मेरी बात समझ आती है? अगर ये लेसोर के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो उसका डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? वैग। क्योंकि एक सवाल कुछ ऐसे पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है इसमें वैग पर डिस्काउंटिंग हुई है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास कि हम उसको एड्रेस कर लें। मेरी बात समझ आ रही? लेसोर के लिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसलिए वैग पे डिस्काउंटिंग होगी। क्या ये बात समझ आती है? डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कौन लेगा लीज में? लीज में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कौन लेता है? डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग कौन लेगा? लेसी नहीं लेगा, लेसोर लेगा। ठीक है। तो लेसोर के एंगल से आपने काम करना हो तो फिर बात अलग हो जाएगी। जैसे ये सवाल था, इसमें लेसोर के एंगल से काम करना था आई थिंक। ये नहीं, ये वाला सवाल, मलिक वाला। रिक्वायरमेंट पढ़े, देखें क्या लिखा हुआ है। ये किसके एंगल से बात हो रही है, गौर से देखें रिक्वायरमेंट। लेसी है लेस हॉट, टाइम कम है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों को अजियत में नहीं डालूंगा। जी जनाब। तो ये लेस हॉट के एंगल से बात होगी, शुड बी गिवन, कौन दे रहा है भाई लेस। तो ये इसका डिस्काउंट फैक्टर भी वैक हो जाएगा, फिर ये सवाल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? अगर लेसी की फाइनेंस लीज है तो आप लेसोर को क्यों नहीं मिलता? नहीं, तो ईपी क्या होता है? व्हाट इज ईपी? सॉरी, ये टाइप सही नहीं हुआ शाफे आपने। डेप्रिसिएशन लेसोर को क्यों नहीं मिलता? डेप्रिसिएशन को मिलता है, लेसोर को मिलता है। मगर बात ये, हम लेसोर की अकाउंटिंग तो उस वक्त करेंगे ना जब वो मांगेगा। हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम जो है वो लीज और बोरो डिसीजन में लेसोर को लेके बैठ जाएं। लीज और बोरो तो लेसी के एंगल से है ना यार। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो कंपनी के एंगल से है ना, जिसको एसेट की जरूरत है। जो एसेट लीज पे दे रहा है लेसोर, मैं उसकी अकाउंटिंग क्यों करूंगा सवाल में? अगर मांगेगा तो हाँ, इस सवाल में डेप्रिसिएशन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, आप देखना इसका सोल्यूशन, इसमें डेप्रिसिएशन ली हुई है हमने। मगर आम हालात में डेप्रिसिएशन नहीं लेते लीज में, क्योंकि हम सिर्फ लेसी के एंगल से काम कर रहे होते हैं ना। लेसी को तो रेंटल पूरा अलाउ हो जाता है, लेसी तो डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं कर सकता, याद है सारी बातें। हाँ, लेसर के एंगल से काम करना को तो सारी बातें करेंगे। अच्छा, सवाल में एक कंफ्यूजन था लोगों को कि लाइसेंस फी जो है वो एक रेंटल में शामिल थी। इसमें एक छोटा सा सवाल, बस हल्की सी बात करके निकलूंगा। इसमें लाइसेंस फी जो है वो इंक्लूड हुई थी रेंटल में। वैसे लाइसेंस फी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, फाइनेंसिंग कैश फ्लो नहीं है, तो नहीं आनी चाहिए उसूली तौर पे, उसूली तौर पे नहीं आनी चाहिए।
बट यहाँ पे वो कह रहा था कि लाइसेंस फी रेंटल में शामिल हुई हुई है। तो अगर रेंटल में शामिल हुई हुई है यानी कि लीज में शामिल हुई हुई है, तो मुझे बताया बोरो में शामिल करूं। अब दो रास्ते हैं, या तो लीज में तो मैं क्या कर दूं, रिमूव फ्रॉम लीज। ये भी लोग अक्सर क्वेरी पूछते हैं मुझसे कि ये क्यों लाइसेंस कॉस्ट शामिल की गई है जब ये सवाल रिवाइज कर होते हैं। एक तरीका ये है कि मैं लाइसेंस फी को रेंटल में से निकाल दूं, उखाड़ दूं, हटा दूं, हटा रिमूव कर दूं। ठीक है। मगर दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि और एड इन बोरो एज वेल। कोई बात नहीं, अगर बोरो में ऐड हो जाएगा तो दोनों में मिलावट हो जाएगी, दोनों का पलड़ा बराबर हो जाएगा, बस लाइक टू लाइक होना चाहिए। याद है ना कोड वर्ड, लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल। तो अगर लीज में शामिल हो गया है तो कोई बात नहीं, आप बोरो में भी शामिल कर लो, बस हिसाब बराबर। वरना आप ये भी कर सकते हो कि लीज में अच्छा हमारी तबीयत को अच्छा क्या लगता है, प्लस करना अच्छा लगता है या माइनस करना अच्छा लगता है, एक सवाल है। कंपेरेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही करा फिर आपने। हमारी तबीयत को ज्यादा अच्छा क्या लगता है वैसे, आपस की बात है। प्लस करना अच्छा लगता है या माइनस अच्छा लगता है? माइनस इज नेगेटिव टर्म यार। दुनिया में पॉजिटिविटी की जगह है नेगेटिविटी तो, अल्लाह माफ करे। बस इंडिया ने भी फैलाई थी, मगर क्या हुआ उसके साथ, नहीं पसंद किया ना हमने। पॉजिटिविटी को पसंद किया जाता है, दुनिया पॉजिटिविटी को पसंद करती है, तो हमने इसीलिए पॉजिटिव ट्रीटमेंट किया इस सवाल में। हाँ ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मगर ये तबीयत को अच्छा लगता नहीं है यार। ठीक है जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। अब हाँ तो ये सवाल हो गया था, ये मैं सवालों पे बात नहीं करूंगा, ये सारे सवाल अल्लाह का शुक्र है हमारे लेक्चर में कवर है, पुराने नए। एक बस छोटी सी बात मैं करूंगा, इस सवाल में अक्सर लोगों का प्रॉब्लम होता है कि ये सवाल जो है वो, अब आप इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। बस मुझे ये बता दें, इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के ये फाइनेंसिंग पूछ रहे हैं कि कहाँ से फाइनेंस किया जाए, या ये इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, ये किस डिसीजन का सवाल है। एक मिनट, बल्कि इस पे बात कर लेते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल था यार, ये वेरी नाइस क्वेश्चन। ये मैं भी टाइम नहीं है, मगर ये इफेक्टिव रेट मैंने कल आपको सिखाया था। ये मैंने आपको इफेक्टिव रेट सिखाया था, इस सवाल में इफेक्टिव रेट खुल के सामने आया है। इसमें मंथली रेट भी है, क्वार्टरली रेट भी है, हाफ ईयरली रेट भी है। मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल है। ब्रेक अभी नहीं करेंगे, 4:30 बजे करेंगे अभी। अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है समझो। ठीक है, वैक करने के बाद करेंगे, चलो वैक हो जाएगा सब। ठीक है जी, तो ये खैर ये बहुत सवाल जरूर देखिएगा। अच्छा एक सवाल इसको देख लें, ये कह रहे हैं वुड बी एडवाइजेबल फॉर आरएस टू परचेज द कार। फाइनेंस द कार नहीं कह रहा, फाइनेंस द कार नहीं कह रहा। नॉर्मली क्या होता है, वो हमसे बोलता है कि भाई गाड़ी तो लेनी है, एसेट तो लेना है, मुझे ये फैसला करा दो कि मुझे फाइनेंस करना चाहिए लीज के थ्रू या बोरो के थ्रू करना चाहिए, मगर मुझे एसेट तो लेना है। मगर यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा देखो दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है कि हम पहले ये देखें कि एसेट लेना भी है नहीं लेना, और फिर दूसरा स्टेप होता है कि उसकी सोर्सिंग, कि वो सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आएगा। ऐसा ही है भाई, मेरी बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकली पहला हमेशा काम ये होगा कि मैं ये तो देख लूं कि मुझे एसेट अच्छा भी लग रहा है नहीं लग रहा, मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, जो एसेट आएगा या नहीं आएगा, इस डिसीजन को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यही किया जाता था ना, पूछा जाता था कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, एसेट लें या ना लें, याद करें। इसके लिए डिस्काउंट फैक्टर भी क्या होता था, वैक। देखें ये बातें समझिएगा, उसने बड़ा केस स्टडी टाइप का बना दिया ना, तो बस, तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। तो आपका यहाँ डिस्काउंट फैक्टर वैक होता है, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट होगी नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आपको पता है, फिर वैक आता है। मगर जब उसने ठान ली कि नहीं यार एसेट तो आएगा, अब वो कह रहे हैं यार बता दो एसेट कहाँ से आएगा, कि तो ये फिर हो जाता है लीज और बोरो, कि लीज से लाएं या बोरो से लाएं। इसके लिए फिर डिस्काउंट फैक्टर हो जाता है KD1 - T। ठीक है, दोनों में फर्क समझिएगा। तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, वो क्या कह रहा है। इस सवाल में वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई पहले ये तो बता दो कि गाड़ी लेनी भी है नहीं लेनी। वो गाड़ी मैं कहाँ से अरेंज करूंगा, वो मेरा दूसरा मसला है। ये तो कह रहा है मुझे पहला मसला तो बता दो। तो इसलिए ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट थी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने धोखा कर दिया, लीज और बोरो के एनोट में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल डाल लो आप तो भैया ये इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन थे लीज के, बैंक ए और बैंक बी। तो इस सवाल में हल्की सी एक एडजस्टमेंट थी, सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है, मगर हल्की सी एडजस्टमेंट है बैंक ए और बैंक बी की लीज की। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लीज और बोरो का हल्का तड़का लग रहा है, और मेन सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आ रहा है। इसीलिए इस सवाल में आप देखेंगे ना, तो आपको रेवेन्यू भी गिवन है। नॉर्मली लीज और बोरो के सवाल में रेवेन्यू की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि लीज करें या बोरो करें रेवेन्यू तो मिलेगा। लीज करें या बोरो करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो फर्क पड़ता है वो लेते हैं। मगर इस सवाल में रेवेन्यू भी गिवन है, चलो कॉस्ट ऑफ व्हीकल तो जरूरत पड़ती है, बट ट्रिप्स भी गिवन है, किलोमीटर्स भी गिवन है, फ्यूल कॉस्ट भी गिवन है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी गिवन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
तो ये सारी बातें इसीलिए गिवन थी क्योंकि ये सवाल असल में जो था ना वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का था। इसीलिए इस सवाल की जो डिस्काउंट फैक्टर यूज हुआ हुआ है वो वैक हुआ हुआ है। ये मैं बेंचमार्क क्वेश्चन में हर साल शामिल करता हूँ, हर अटेम्प्ट में शामिल करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा सवाल लगता है। मेरी बात समझ आ रही है मैं आपसे क्या फरमा रहा हूँ? क्लियर है? ये सवाल जरूर देख के जाइएगा प्लीज। मैंने उस पे जो मेन फड्डा होता है बच्चों का उस पर बात कर ली है, मगर ये सवाल आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बिल में केडी देखें फातिमा, मैंने आपको कहा ना दो अलग अलग बातें हैं। मैं मेरा पहले फोकस क्या है? मेरा पहले फोकस है मुझे ये तो पता चल जाए कि एसेट मेरे काम का है भी या नहीं। सही है ना फातिमा? बात समझ ना? देखें प्रैक्टिकली तो एसेट लीज से भी इक्विटी से भी तो फाइनेंस हो सकता है। ये तो इस टॉपिक में हमें बाउंड कर दिया लीज और बोरो में। इसमें बाउंड कर दिया लीज और बोरो। मगर अगर कोई लीज और बोरो नहीं करता, सिर्फ अभी जनरल बातें कर रहे हैं, तो वो तो इक्विटी से भी एसेट ला सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस टॉपिक ने हमें कहा कि नहीं, इक्विटी से तो नहीं आता, ये तो लीज से आएगा या बोरो से आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग पहले ये देख लो सवाल में कि वो कह क्या रहा है। अगर वो एसेट की बातें कर रहा है, अभी उसने फैसला नहीं किया लीज और बोरो का, तो आप खामा खामा उसको लीज और बोरो का सवाल नहीं बना देना। आप मेरी बात समझे? खामा खामा उसको लीज और बोरो का सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो फाइनेंसिंग की बात करेगा कि मुझे पैसा, मुझे एसेट कहाँ से लेना है, ये तो लीज से लेना है, बोरो से लेना है, तो आप इसको लीज और बोरो ट्रीट करोगे। ये सवाल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस मैं एक बात लास्ट कमेंट कर रहा हूँ कि ये सवाल इन्वेस्टमेंट बेजल का था। यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सवाल पढ़ने के बाद, सवाल पढ़ने से पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। और इसीलिए डिस्काउंट फैक्टर इसमें वैक यूज हुआ हुआ है और हल्का सा तड़का था इसमें। ठीक है जी। हाँ, तो फिर हम कर सकते हैं फातिमा, ऐसा ही है। फिर हमने ऐसा किया है, बिल्कुल बाउंड कर देगा तो करेंगे बिल्कुल। फिर तो आपने देखा हमने यूज किया। ठीक है, चले जी। मेरे ख्याल से लीजो बोरो पे बहुत बात हो गई है, मेरे ख्याल से अब जल्दी से चलते हैं वैक।